इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सेमी क्लासिकल गायकी होती है जिसको बोलते हैं ठुमरी, ठुमरी एक सेमी क्लासिकल स्टाइल है गायन का, हिंदुस्तानी म्यूजिक का, तो ठुमरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ठुमरी जिस भाषा में लिखा जाता है और गाया जाता है वो ये भाषाएं हैं हिंदी, अवधी या ब्रज भाषा। इन तीनों भाषाओं में ही ठुमरी को लिखा या गाया जाता है। पहला जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। ठुमरी गाने का जो स्टाइल है ये इंस्पायर हुआ था भक्ति मूवमेंट से, और आपको बता दूं भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर हुआ था ये ठीक है। और इसीलिए जो ठुमरी के शब्द होते हैं उनमें जो महिलाएं हैं वो भगवान कृष्ण के लिए अपनी जो उनका प्रेम है वो दर्शाती हैं। तीसरा, ठुमरी जो गाती हैं यूजुअली वो महिलाएं गाती हैं, मेल या फीमेल ज्यादा कौन गाता है ठुमरी को? तो तीसरा जो ऑप्शन है ये ठीक है, तीनों ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। और एक बहुत फेमस सिंगर है ठुमरी गायन की जिनका नाम है बेगम अख्तर, तो इनका नाम एकदम आपको याद रखना है। यहां पे आप देख सकते हैं ठुमरी दो तरह की होती है, पूर्वी ठुमरी और पंजाबी ठुमरी। पंजाबी ठुमरी थोड़ी सी तेज गाई जाती है और पूर्वी ठुमरी जो है वो थोड़ी सी जो कम स्पीड पे गाई जाती है। बेगम अख्तर और जो ठुमरी के दो घराने फेमस हैं वो एक तो है बनारस घराना और दूसरा है लखनऊ घराना। क्वेश्चन नंबर 5 मैप का है, बड़ा ही प्यारा मैप है, ये काफ़ी अच्छा है, ये पहचान गए होंगे आप। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये क्या है? क्या ये कोरिया बे है, गल्फ ऑफ टोंकिन है, गल्फ ऑफ अकाबा है या थंडर बे है? अब ये चाइना है, नीचे वियतनाम, ये सारे आसियान कंट्री है नीचे, तो कंबोडिया, थाईलैंड और ये लाओस और ये सब। ये कौन सी जगह है? दक्षिण चीनी सागर के ऊपर यानी नॉर्थ में, यहाँ पे ये दक्षिण चीनी सागर है, ये इधर थाईलैंड के इधर आप जानते हो गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन। यहाँ पे देख लो डायग्राम में, ये थोड़ा सा उतना हाई डेफिनेशन मैप नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। सो ये है गल्फ ऑफ टोंकिन। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एसिड रेन जो होती है इसकी वजह से मिट्टी में से एल्यूमिनियम बाहर निकल जाता है और वो पानी में जाके मिल जाता है, ये ठीक है। जो जो एसिड रेन होती है वो कैसे बनती है? जो जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड निकला, रिलीज हुआ, पानी से मिल गया तो उसने बना दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, पानी से मिल गया, उसने बना दिया नाइट्रिक एसिड HNO3। इसी तरह से जो हमारे एसिड वगैरह होते हैं वो बन जाते हैं जब हमारी गैस जो होती है वो पानी से मिल जाती है, और ये एसिड रेन सबको खत्म कर सकती है। ताजमहल का जो रंग पूरा वो हो गया है वो इसी वजह से हुआ है। और अगर ताजमहल के ऊपर एसिड रेन गिर गई, भगवान ना करे कभी गिर गई, तो जो मार्बल है वो पिघल जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ताजमहल। अब ये रंग तो ऑलरेडी खत्म हो गया। सो लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम हो सकता है, ये ठीक है। और जब पानी में एल्यूमिनियम निकल के चला जाएगा तो क्या होगा? पहली बात तो एसिड रेन से हमारे खेत, हमारी कृषि सब खत्म हो सकता है, क्योंकि एसिड रेन अगर पड़ी तो हमारी मिट्टी कैसी हो जाएगी? अम्लीय यानी एसिडिक हो जाएगी। तेजाब तेजाब जो है वो मिट्टी में चला जाएगा और उससे मिट्टी हमारी एसिडिक अम्लीय हो जाएगी, तो उसमें फिर फसलें उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो एसिडिक सॉइल जो है इनको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि जो एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अम्ल का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू वो 7 से कम होता है, और क्षार का होता है 7 से ज्यादा, और पानी का होता है 7। एक बात बता दूं, पीने के पानी का जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 5.5 से 9.5, ये लिमिट दी है WHO ने। तो एसिडिक सॉइल जो है इसको लाइम से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एसिडिक सॉइल कैसी होती है? अम्लीय, और लाइम में कैल्शियम होता है, तो ये एक दूसरे को उदासीन कर सकते हैं, एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं। एसिडिक सॉइल जो है ये सबसे अच्छी होती है प्लांट ग्रोथ के लिए? नहीं, न्यूट्रल या वेरी स्लाइटली एसिडिक में प्लांट अच्छे उगते हैं, ये गलत है। लेटराइट सॉइल जो है वो एक अल्कलाइन सॉइल है, यानी कि वो क्षारीय है ना कि अम्लीय। लेटराइट सॉइल क्या होती है? जो हमारी लाल पत्थर वगैरह होते हैं जब वो टूटते हैं, वेदरिंग होती है उनकी रॉक्स की, तब ये मिट्टी बनती है, लाल मिट्टी। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, इस वजह से इसका रंग लाल होता है, और एल्यूमिनियम होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब ये मिट्टी होती है ये एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक होती है, क्योंकि इसमें से बेस वगैरह जो है वो बाहर निकल जाते हैं, और इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम वगैरह जो है मिट्टी में चले जाते हैं, उसको एसिडिक बनाते हैं। तो लेटराइट सॉइल जो होती है वो हाईली एसिडिक होती है। तो इसमें कौन कौन से ठीक है? इसमें ए ठीक है, और इसमें बी ठीक है, इसमें सी गलत है, और डी भी गलत है। तो ए और बी ठीक है, आंसर है ए एंड बी आर करेक्ट। ये एनसीईआरटी में लिखा है पूरा, आप ये पढ़ सकते हो रोक के, पॉज करके। चलो अब आते हैं एक आसान सवाल पे। पॉलिटी आज थोड़ा आसान दिया है क्योंकि आप पॉलिटी में काफी दिन से रो रहे हो। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो राज्यसभा उसे अपने पास 4 महीने तक रख सकती है मैक्सिमम, और मनी बिल को सिर्फ 14 दिन के लिए। पहला जो ऑप्शन है, आप जानते हो ऑर्डिनरी बिल जो होता है लोकसभा पास कर सकती है, राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो राज्यसभा उसे अपने पास जो रख सकती है मैक्सिमम 6 महीने के लिए डिटेन कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं, और मनी बिल को 14 दिन के लिए।
तो ये ठीक है। और मनी बिल जो है उसमें लोकसभा उसे पास कर सकती है, फिर राज्यसभा का जो वापस भेजती है तो उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। यानी लोकसभा जो मनी बिल के केस में राज्यसभा की पावर उतनी नहीं है, उतनी क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो राज्यसभा 6 महीने तक रिटेन कर सकती है, पहले वाला ऑप्शन गलत है। मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल जो है उसके लिए आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, और इसे सिर्फ एक मंत्री ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, आंसर है नन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल को कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है या मंत्री भी कर सकता है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए मंत्री होना पड़ेगा। प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है मनी बिल के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, ऋषि वात्स्यायन थे जिन्होंने किताब लिखी थी कामसूत्र। इस किताब में इन्होंने जो पेंटिंग होती है, चित्रकला पेंटिंग, उसके सिद्धांत बताए हैं जिन्हें उन्होंने कहा है षदंग। तो इनमें से कौन सा पेंटिंग का एक षदंग है ऋषि वात्स्यायन के हिसाब से? सादृश्यन, भाव, रूप भेद, वर्णिका भंग। मैं रिपीट करता हूं, सादृश्यन, भाव, रूप भेद, वर्णिका भंग। इनमें से कौन सा एक षदंग है ऋषि वात्स्यायन के हिसाब से? तो उनके हिसाब से ये चारों ही सिद्धांत हैं पेंटिंग के जिन्हें षदंग कहा जाता है। तो आंसर है थर्ड, ए, बी, सी एंड डी। यहां पे आप देख सकते हो जो 6 सिद्धांत इन्होंने बताए हैं पेंटिंग के, वो हैं रूप भेद मतलब वैरायटी, सदृश्यन मतलब पोर्ट्रेयल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, भाव, वर्णिका भंग मतलब जो रंग है उन्हें आपस में मिक्स करना, प्रमाणम यानी प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, और लावण्य योगम मतलब इमर्सन ऑफ इमोशंस। अगला सवाल, महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है इनमें से भारत के कौन से राज्यों से लगता है? इस तरह के सवाल बहुत ही कॉमन है, और अगर आपको मैप की प्रैक्टिस नहीं है अच्छी तो फिर आपके लिए मुश्किल रहेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना। महाराष्ट्र का बॉर्डर किसके साथ लगता है? छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, राजस्थान के साथ नहीं लगता है, बीच में गुजरात आता है, कर्नाटक के साथ लगता है, तेलंगाना के साथ भी लगता है। तो ए, सी और डी इसका आंसर है, यानी कि थर्ड। और भी राज्य हैं, गोवा के साथ लगता है, गुजरात के साथ लगता है इसका बॉर्डर। तो यहां पे आप मैप में देख सकते हो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। अब ये मैप का एक और क्वेश्चन है इसमें, ये जो लोकेशन है, ये जहां पे ये मैंने मार्क किया हुआ है लाल रंग में, ये कौन सी है? तो ये आप देख के समझ गए होंगे, ये शेप देख के समझ गए होंगे कि ये सुमात्रा है, वेस्ट सुमात्रा, साउथ सुमात्रा, इंडोनेशिया का हिस्सा है ये सारा, और ये सब इंडोनेशिया के ही हिस्से हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 17,000 आइलैंड को मिला के इंडोनेशिया बना है, तो बहुत सारे हैं। और इसका जो ऑप्शन है मकस्सर स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, कैनमन स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ मैसीना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकस्सर स्ट्रेट। यहां पे आप देख सकते हो ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड हैं, बोर्नियो, सबा और ये सब। तो इनके और यहाँ पे जो है सुलावेसी वगैरह, इनके बीच में जो पानी का रास्ता है ये है मकस्सर स्ट्रेट। आपको बता दूं कि जो स्ट्रेट होता है समुद्र में, एक नैरो पैसेज को बोलते हैं स्ट्रेट। और आज का आखिरी सवाल, इनमें से भारत में कोरल रीफ मतलब जो मूंगा होता है, जहां पे एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और साथ में सीलेंट्रेटा भी मिल सकता है यहाँ पे, जैसे हाइड्रा या दूसरे जानवर इनके साथ मिलते हैं, और एक काफी अच्छा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होता है कोरल्स का। तो कोरल रीफ के जो टापू हैं भारत में कहाँ मिलते हैं? कोरल रीफ मतलब कौन से टापू पे मिलते हैं? पहला गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा नेत्रानी आइलैंड, तीसरा गावेशानी बैंक, या चौथा पाल्क बे जो दक्षिण में श्रीलंका के बॉर्डर वाला जो एरिया है वो उसको बोलते हैं पाल्क बे। गल्फ ऑफ मन्नार, क्या गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल्स हैं? हैं। नेत्रानी आइलैंड और गवेशानी बैंक ये दोनों ही कर्नाटक के तट पर हैं, यहां भी कोरल मिलते हैं। महाराष्ट्र में एक मलवान कोस्ट है, MAVLAN, मवलान कोस्ट, वहां भी मिलते हैं। लक्षद्वीप पूरा ही कोरल्स मिलते हैं वहां पे काफी ज्यादा, और पाल्क बे ये भी है। तो चारों जगह मिलते हैं, आंसर है A, B, C एंड D। यहां पे आप देख सकते हो गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल्स मिलेंगे, पाल्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप में ज़्यादा है, अंडमान निकोबार में रिलेटिवली कम है। इसके अलावा मलवान कोस्ट, नेत्रानी आइलैंड, गवेशानी बैंक, मैंगलोर के तट पे कर्नाटक, तो यहाँ सब काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं कोरल्स। अगला जो सवाल है वो है लक्ष्मीकांत से। ये यहाँ पे 4 धाराएं दी हैं, धारा 74, 75, 77 और 78। और ये सारी धाराएं जो हैं ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, उन दोनों के बीच में किस तरह की कार्यशैली होनी चाहिए, किस तरह का सामंजस्य, किस तरह का समन्वय होना चाहिए, ये बताता है ये सारी धाराएं 74, 75, 77 और 78। तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन सी धारा क्या बताती है। सबसे पहला है आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 जो है, इस पे थोड़ा आप पॉज करिए वीडियो को, खुद मैच करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। आर्टिकल 74 जो है वो बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका जो हेड होगा वो होगा पीएम, और ये जो प्रेसिडेंट है उसको एड एंड एडवाइस करेंगे, यानी ये राष्ट्रपति की मदद करेंगे और उन्हें सलाह देंगे। तो ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। ये उस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें आप गैस नहीं कर सकते। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? यह कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसे अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। मैं रिपीट करता हूं, प्रेसिडेंट दोनों को अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी, तो लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो बी का हो गया 1, ए का हो गया 4, यानी आंसर या तो फर्स्ट हो सकता है या थर्ड। आर्टिकल 77 ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो सरकार है उन्हें किस तरह से काम करना है वो बताता है आर्टिकल 77। और आर्टिकल 78 ये बताता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी ड्यूटी है कि वो सब कुछ प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे। तो डी हो गया 3, C2, यानी आंसर इसका है फर्स्ट। यहां पे आप देख सकते हो ये एनसीआर, उसमें लक्ष्मीकांत में, ये एनसीईआरटी में भी है वैसे, अगर आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हो उसमें भी है ये, और लक्ष्मीकांत में भी है। सो आर्टिकल 74, 75, 77, 78 यहां पे ये डिटेल में है पूरा। 74 क्या कह रहा है, 75 आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आपको यह बताना है कि यमन का बॉर्डर इनमें से किससे लगता है। सबसे पहला लाल समुद्र यानी रेड सी, दूसरा अडन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ एडन, तीसरा ओमान, ओमान जो कंट्री है मध्य पूर्व का, और चौथा अरब सागर। तो इनमें से यमन का बॉर्डर किससे लगता है? कुछ समय लीजिए और आंसर करिए। देखिए, रेड सी से यमन का बॉर्डर लगता है। एडन यमन का एक बहुत महत्वपूर्ण दक्षिणी शहर है, तो गल्फ ऑफ एडन से तो लगेगा ही। ओमान, आपको पता होगा साइक्लोन मकानू यमन और ओमान में आया था, ये पड़ोसी हैं तो ओमान से भी लगता है, और अरब सागर से भी थोड़ा सा लगता है। आंसर है ए, बी, सी एंड डी। ये काफी डिफिकल्ट सवाल था। ये देखो मैप, ये जो देश है ये है यमन, ये यमन की राजधानी है सन्ना, ये वाली, ये इसका पड़ोसी सऊदी अरब जो इसका कट्टर दुश्मन है। सऊदी अरब और यमन के बीच में वॉर चल रहा है 5 साल से। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, यमन वॉर, उसको 7 लाख लोग देख चुके हैं, मैं चाहूंगा आप भी देखें। काफी ज्ञानवर्धक है, आपको पता चलेगा यमन में चल क्या रहा है। सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट, हजबुल्ला, ईरान सपोर्ट कर रहा है किसको? यमन को। और सऊदी अरब अमेरिका की मदद से यमन पे बमबारी कर रहा है, और यमन में खाने की काफी शॉर्टेज हो गई है। इस वक्त 2 कंट्री हैं, वेनेजुएला और यमन, जिनमें लोगों के पास खाने को रोटी भी नहीं है। ये ओमान है, ये इसका पड़ोसी है, और ये है गल्फ ऑफ एडन। ये जो शहर है नीचे दक्षिण में, ये एडन शहर है, ये जो है ये एडन शहर है, तो इसी के बिल्कुल लगती हुई जो खाड़ी है। और ये है रेड सी, तो यमन का इससे भी बॉर्डर है, और ये पीछे की तरफ थोड़ा सा बॉर्डर यमन का अरब सागर से भी लगता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बनाया है ओपीसीडब्ल्यू के बारे में, जिससे आपको पता चले कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जो पूरी दुनिया में केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए काम करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, उसके बारे में। तो सबसे पहला ये कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है जो केमिकल वेपन को रोकने के लिए काम करती है। पहला ऑप्शन गलत है, यूनाइटेड नेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्वतंत्र संगठन है, और हां यूनाइटेड नेशन की मदद करते हैं ये, पर ये यूनाइटेड नेशंस के अधीन काम नहीं करते, जैसे यूनिसेफ या जो यूनेस्को और ये सब करते हैं उस तरह की नहीं है ये स्वतंत्र है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2013 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो ये बिल्कुल ठीक है। 2013 में नोबेल पीस प्राइज मिला था ओपीसीडब्ल्यू संस्था को, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा काम करा है दुनिया में शांति के लिए, केमिकल वेपन्स को कम करने के लिए। तीसरा, जो भी कंट्रीज केमिकल वेपन कन्वेंशन को साइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं ओपीसीडब्ल्यू के। केमिकल वेपन कन्वेंशन भी वही है, ये सम्मेलन हुआ था, इसमें 193 कंट्रीज ने अपने हस्ताक्षर करे थे और कहा था कि हम सारे कोशिश करेंगे केमिकल वेपन्स को कम करने की। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत मेंबर है ओपीसीडब्ल्यू का, तो भारत जो है वो भी मेंबर है बिल्कुल,
तो बी, सी और डी इसमें ठीक है, आंसर है थर्ड, सिर्फ पहला गलत है। ये जो है आर्ट एंड कल्चर से है। इनमें मैंने 4 समुदाय दिए हैं, शहनशाही, कदमी, फसली और तलमुद। इनमें से ये जो समुदाय हैं, कौन सा समुदाय ऐसा है जो पारसी धर्म का है? देखो, पारसी जो है भारत में माइनॉरिटी है, पारसी अल्पसंख्यक हैं। पारसी हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट ये सब हो गए, या सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, ये सब अल्पसंख्यक हैं। आप बताइए पारसी समुदाय कौन सा है इनमें से? शहनशाही, कदमी, फसली या तलमुद? क्या आपने पारसी धर्म के बारे में सुना है? कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि जो पारसी लोग होते हैं वो पूजा कहां पे करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में करता है, मुसलमान मस्जिद में करता है, पारसी पूजा कहां पे करता है? कमेंट्स में लिख के बताओ। तो इसका आंसर है ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड सी यानी शहनशाही, कदमी और फसली 3 तरह के पारसी होते हैं। और इनमें क्या फर्क है? ये किताब है नितिन सिंघानिया, इसको खरीद लो फटाफट। शहनशाही जो है ये अपना जो कैलेंडर है वो आखिरी ससानियन किंग जिनका नाम था यज़्देगार्ड तृतीय उससे कैलकुलेट करते हैं। कदमी जो पारसी होते हैं ये सबसे पुराना और सबसे एक्यूरेट कैलेंडर कहते हैं कि कदमियों के पास है। और फसली जो है ये ट्रेडिशनल पर्शियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, पर्शियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, यानी ईरानियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। ये फर्क है तीनों। इनमें से कौन सी किताब है? ये 4 किताबों के नाम दिए हैं, चरक, सुश्रुत, लग्धाचार्य और पिनागला। ये 4 लोगों की किताबें हैं या 4 किताबें हैं, इनमें जो भी है। इनमें से मेडिसिन की ऊपर कौन सी है? जो हमारा मेडिसिन होता है उसके ऊपर कौन सी है? चरक, सुश्रुता, लग्धाचार्य और पिनागला। तो इसका आंसर है सिर्फ फर्स्ट, चरक। चरक की जो किताब है सिर्फ वो मेडिसिन के ऊपर है, बाकी सारी नहीं है। तो बाकी किस किस चीज पे है? चरक की तो है मेडिसिन के ऊपर, चरक संहिता बोलते हैं इसे। सुश्रुता की किताब को बोलते हैं सुश्रुता संहिता, ये सर्जरी के ऊपर है, जो सर्जरी करते हैं हम, चीर फाड़ वगैरह करते हैं। माधव ये लिखी है पैथोलॉजी के ऊपर, जिसे माधव निदान बोलते हैं। वरहा मीरा की किताब है जिसे बोलते हैं पच सिद्धांतिका, ये है एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान के ऊपर। और एक और है वरहा मीरा की किताब जिसको बोलते हैं बृहत संहिता। उसके बाद आर्यभट्ट की किताब है आर्यभट्टिया, जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर है। याद रखो, एस्ट्रोलॉजी अलग होता है, एस्ट्रोनॉमी अलग होता है। क्या फर्क है? एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष विज्ञान, यानी जो तारे और ये क्या नाम ग्रह वगैरह जो मूव करते हैं उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो है ज्योतिष विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है यूनिवर्स जो हमारा है, जो हमारा ब्रह्मांड है उसका ज्ञान, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद लघदाचार्य की जो है ये भी ज्योतिष विज्ञान पे है। पिंगला जो है ये मैथमेटिक्स के ऊपर है। और भास्कर की किताब सिद्धांत शिरोमणि। तो ये किताबें हैं, तो ये इसका आंसर हो गया सिर्फ चरक। चलो बातें क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये लक्ष्मीकांत से है, स्टैटिक। इनमें से बजट जिसे बोलते हैं बजट लागू होना, इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहला, जो संसद है हमारी, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो किसी भी कर को, किसी भी टैक्स को या तो कम कर सकती है या खत्म कर सकती है, पर उसे बढ़ा नहीं सकती। सवाल को ध्यान से समझो। हमारी जो पार्लियामेंट है वो किसी भी टैक्स को या तो कम कर सकती है या खत्म कर सकती है, पर उसे बढ़ा नहीं सकती। क्या स्टेटमेंट ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री के रिकमेंडेशन के अलावा कोई भी अनुदान की डिमांड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये गलत है, ये वित्त मंत्री नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट है। यानी कि जो डिमांड है ग्रांट की वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है, उसी पे वो हो सकती है, उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। इसमें आंसर है प्रेसिडेंट। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें नहीं, ए वाली ठीक है, बी गलत है। आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ। और यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूं आपको, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो पार्लियामेंट है, पॉइंट नंबर 6 देखो, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। साफ साफ लिखा है, पार्लियामेंट किसी टैक्स को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। और दूसरा था ये वाला, दूसरा ऑप्शन सेकंड, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कौन सी जगह है? ये जो मैंने लाल रंग का ये लगाया बैलून यहाँ पे, ये कौन सी जगह है? अब देख लो, पहचान लो। ये तो है हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया, यूएसए, और ये मैक्सिको। यानी ये जो एरिया है ये सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं इसे। और फिर ये नीचे हो गया लैटिन या दक्षिण अमेरिका। और ये कौन सा एरिया? ये मैप पे देख लो, ये जो है ये वेस्ट इंडीज वाला इलाका है पूरा। वेस्ट इंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन, बारबाडोस, एंटीगुआ, ये वाला एरिया है। तो ये हो गया कैरेबियन सी। कई बार जब हमारे वेस्ट इंडीज से मैच होते हैं, माफी चाहूंगा, वेस्ट इंडीज का नया नाम अब हो गया है विंडीज। तो अब कोई वेस्ट इंडीज टीम नहीं बोलता, अब बोलता है विंडीज टीम। ये उन्हीं की सरकार ने डिसाइड करा था। खैर, कैरेबियन सी इसका नाम है। यहां पे मैप में और अच्छा दिखेगा आपको। ये जमैका की राजधानी किंगस्टन, ये सब वेस्ट इंडीज का इलाका है। और पोर्ट ऑफ स्पेन और
तो ये है कैरेबियन सी। तो जो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन होता है और जो बाकी मेंबर होते हैं उन्हें पुनर्नियुक्ति उनकी की जा सकती है, यानी रीअपॉइंटमेंट उनका किया जा सकता है। क्या ठीक है? ये लिखा है कि एलिजिबल है, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर आर एलिजिबल, ये ठीक है, हां इनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। दूसरा, एक व्यक्ति जिसको अर्थशास्त्र में बहुत अच्छी नॉलेज हो वो फाइनेंस कमीशन का मेंबर सिलेक्ट किया जा सकता है। क्या ऐसा है? हाँ ये भी ठीक है, आंसर है ए एंड बी, यानी कि बोथ आर करेक्ट। आपको ये लक्ष्मीकांत से दिखा देता हूं लिखा हुआ। पहली बात, आर्टिकल 280 यानी धारा 280 बोलती है कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो कि एक सेमी या क्वैसी जुडिशियल बॉडी होगी। जुडिशियल बॉडी मतलब जिसको सजा देने का अधिकार हो, जो थोड़ी सी जिसके पास सजा देने का अधिकार हो किसी भी तरह का, चाहे वो फाइनेंस मतलब पैसे की सजा हो, फाइन वगैरह लगाए, तो वो सब जुडिशियल पावर में आ जाता है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन जो है उसमें क्या क्या होता है, एक होता है चेयरमैन और 4 होते हैं दूसरे मेंबर, ठीक है, यानी फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होते हैं। अब जो चेयरमैन होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर्स में काफी अच्छी नॉलेज हो, और जो बाकी 4 मेंबर होंगे वो इनमें से सिलेक्ट हो सकते हैं, या तो कोई हाई कोर्ट का जज हो, या कोई जिसे कहते हैं हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो ऐसा जज, ऐसा पर्सन हो, या जिसे स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की, या किसी को स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंस या अकाउंट्स की, या किसी को वित्तीय मामलों में यानी फाइनेंशियल मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें काफी अच्छा तजुर्बा हो, तो ये सब बन सकते हैं फाइनेंस कमीशन के मेंबर। तो दोनों स्टेटमेंट वहां पे ठीक थी। चलो अब अगला सवाल मैंने यहां पे हिंदी में भी लिख दिया है क्योंकि कई लोग ये समझ नहीं पाएंगे। इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो पुनर्नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं है? समझ में आ गया? यानी कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, अगर आप उस पद पे हो तो दोबारा उस पद पे दोबारा नहीं आ सकते। सबसे पहला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त, दूसरा यूपीएससी का चेयरमैन, संघ लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन है वो, तीसरा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चौथा भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो दोबारा, मान लो कोई यूपीएससी का चेयरमैन है, ठीक है, उसका पद खत्म हो गया, अब क्या वो दोबारा यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है? तो सवाल ये है, तो इसमें कौन सा है? तो सीआईसी, यूपीएससी चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीएजी? आंसर है ए बी सी एंड डी, यानी कि ये चारों ही दोबारा एलिजिबल नहीं होते पुनर्नियुक्ति के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ज्योग्राफी से है। देखो जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट होते हैं, वहां पे धूल उड़ती है, हवा चलती है बहुत तेज, और हवा चलने की वजह से सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, मिट्टी उड़ा ले जाती है हवा। तो मिट्टी किस किस तरह से उड़ाई जा सकती है, यानी कि जो विंड इरोजन होता है, मिट्टी जो उड़ती है वो किन किन तरह से उड़ती है? सबसे पहला डिफ्लेशन, दूसरा अब्रेजन, तीसरा अट्रिशन, चौथा एचिंग। बताइए विंड इरोजन जो मरुस्थलों में होता है वो किन तरीकों से होता है? तो ये होता है डिफ्लेशन, अब्रेजन और एट्रिशन से। तो आंसर है ए बी एंड सी। ये एनसीईआरटी के लिखा हुआ दिखा देता हूं आपको। देखो पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। डिफ्लेशन तो बड़ा आसान है। अब ये मरुस्थल है तो वहां पे हवा मिट्टी यहां से उड़ा ले जाएगी और यहां पे मिट्टी की कमी हो जाएगी, इस वजह से यहां पे गड्ढा बन जाएगा, उसे बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। दूसरा होता है अब्रेशन। अब्रेशन में क्या होता है, जो मिट्टी है वो जाके टकराएगी बार बार, जो हवा है वो मिट्टी उड़ाएगी और मिट्टी टकराएगी चट्टानों के बार बार, उसको बोलते हैं अब्रेशन। और तीसरा होता है अट्रिशन। अट्रिशन में क्या होता है, मिट्टी के जो कण हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे को इस वजह से छोटा कर देंगे। जब दो चीज टकराती है, मान लो 2 पत्थर टकराएंगे तो दोनों टूटेंगे। इसी तरह से जब मिट्टी के कण आपस में टकराते हैं तो वो भी टूटते हैं, इसको बोलते हैं एट्रिशन। तो ये 3 तरीके से जो मिट्टी है वो मतलब काम चलता है। टीरोग्लिफ क्या होते हैं? आर्ट एंड कल्चर। टीरोग्लिफ क्या होते हैं बताओ? क्या ये हमारे प्री हिस्टोरिक मैन्युस्क्रिप्ट हैं? क्या ये हमारे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है? रॉक पेंटिंग मतलब जो चट्टानों पे जो पेंटिंग करी जाती है वो। प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चरल डिजाइन है? क्या ये हमारी स्थापत्य कला के डिजाइन है प्री हिस्टोरिक? या ये राजा महाराजाओं के जीवाश्म है, फॉसिल हैं, प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स ऑफ द रॉयल किंग? टीरोग्लिफ किसे बोलते हैं? टीरोग्लिफ बोलते हैं चट्टानों पे की गई पेंटिंग को, यानी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को। ये किताब है नितिन सिंघानिया, मैं चाहूंगा आप इसको खरीद लें। और एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको जो चट्टानों के ऊपर पेंटिंग करी हुई है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाओं में ये जबरदस्त पेंटिंग करी हुई है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है या जो खजुराहो के जो वो सब नक्काशी वगैरह है वो सब, और भीमबेटका की गुफाएं, ये सब मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। ये एग्जाम्पल है टीरोग्लिफ का। अब आते हैं एक क्वेश्चन पॉलिटी का, ये स्टैटिक से है।
आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक जो ये हमारी धाराएं हैं 245 से 255 जो हमारे पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, ये लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट उसको संबोधित करती हैं, उस पर प्रकाश डालती हैं कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंटर और स्टेट में वो कैसे होने चाहिए, ये बताते हैं आर्टिकल 245 टू 255 इन द पार्ट 11। ये ठीक है। आर्टिकल 301 ये कहता है कि भारत में जो व्यापार और वाणिज्य है राज्यों के बीच वो फ्री होगा। यानी फॉर एग्जांपल कोई भी राज्य अपने जो खुद के कानून नहीं लगा सकता, खुद के, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने वाली, जैसे भारत के जो सारे राज्य हैं अगर वो कहें कि हम फ्री ट्रेड नहीं करेंगे, और तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि संविधान में ही आर्टिकल 301 ये कहता है कि सारे राज्य उनमें ट्रेड कॉमर्स और उनका जो इंटरकोर्स है आपस में ट्रेड और कॉमर्स का वो फ्री होगा। तो बी भी ठीक है। तो इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ। यहां पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 301 से लेकर 307 हमारे जो संविधान में है ये ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसीलिए अगर कोई राज्य किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाता है ट्रेड और कॉमर्स पे तो वो संविधान के खिलाफ एक वायलेशन माना जाएगा, याद रखिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन मैप से है और इसमें आपको ये बताना है कि जहां क्वेश्चन मार्क लगा है ये जगह कौन सी है। जहां क्वेश्चन मार्क लगा है ये वाली जगह, यानी कि ये अफ्रीका का मैप देखो, तंजानिया, मलावी, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, यानी पूर्वी अफ्रीका की बात हो रही है। और ये कौन सा देश है, ये जानते हो कौन सा देश है? ये है मोज़ेम्बिक और ये मादागास्कर टापू। तो इनके बीच में ये कौन सी जगह है? इसको बोलते हैं मोज़ेम्बिक चैनल। डायग्राम में और अच्छा नजर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मोज़ेम्बिक और मादागास्कर के बीच में जो ये जगह है इसे बोलते हैं मोज़ेम्बिक चैनल। आपको बताना है कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव पेड़ होते हैं जो उनसे रिलेटेड इनमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहला, मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं वो कोस्टल इंटरटाइडल जोन में मिलते हैं, यानी तट के पास का जो इलाका है, जो वेटलैंड वाला एरिया होता है उसमें ये पाए जाते हैं, ये ठीक है। दूसरा, मैंग्रोव जो है वो सिर्फ इक्वेटर के आसपास ही उगते हैं, यानी आपको उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव वगैरह पे मैंग्रोव्स नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। मैंग्रोव जो है वो ठंडी जगह पे नहीं उग सकते, सिर्फ ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जो टेम्परेचर है वहीं पे पाए जाते हैं, यानी या तो इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास, भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, मैंग्रोव्स में जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं, बहुत ज्यादा जमीन में गहरी होती हैं, डीप रूट होती हैं, ये भी ठीक है। ए बी सी तीनों ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। मैंग्रोव्स के अलावा जो डेजर्ट में, मरुस्थल में पेड़ उगते हैं जिनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स, उनके अंदर भी जड़ें काफी डीप होती हैं। उसके अलावा ये पौधे जो हैं ये इनका एक सबसे जो स्टैंड आउट फीचर है वो ये है कि ये जो नमक वाला पानी है उसमें भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इनमें एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जो इनकी बॉडी से सॉल्ट को बाहर निकाल देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये कौन से डांस की बात हो रही है, कौन से नृत्य की बात हो रही है? इस नृत्य में जब कोई डांसर स्टेज पर आता है तो उस एलिमेंट को बोलते हैं आनंदा। इसके अलावा जब फास्ट रिदम होता है, यानी जल्दी जल्दी जब हाथ पैरों की मूवमेंट की जाती है, उसे बोलते हैं तोड़ास एंड टुकड़ास। और ये जब नृत्य खत्म होता है तो जो डांस किया जाता है इसको खत्म करने के लिए उसे बोलते हैं क्रमाल्या। ये कौन से नृत्य की बात हो रही है? सतरिया, कथक, कथकली या थांगला? ये बात हो रही है कथक की। कथक जो है ये उत्तर भारत का नृत्य है और कथकली केरल का नृत्य है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जुगलबंदी बोलते हैं जब तबला बजाने वाला वादक और जो डांस करने वाला जो नृत्यांगना है दोनों के बीच में काफी अच्छा एक समन्वय होता है, सामंजस्य होता है। इसके अलावा पधांत में जो डांसर है वो थोड़े बहुत सॉन्ग्स भी गाता है। तराना होता है, इसके अलावा तराना में जो रिदमिक मूवमेंट होते हैं एंड करने से पहले, और एंड वाले पार्ट को बोलते हैं क्रमाल्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कथक के जो फेमस डांसर हैं वो हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी। एनसीईआरटी बायोलॉजी से, फ्रेश वाटर लाइफ जोन्स कंटेन लेस देन 1% ऑफ सॉल्ट। आप जानते हैं कि जो पानी होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है समुद्री पानी जो नमकीन होता है, और एक होता है जैसे झील का पानी, जो लेक का पानी होता है। जनरली जो लेक होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। तो इसमें यह कहा है कि जो फ्रेश वाटर यानी जो मीठे पानी का या साफ पानी का जो लाइफ जोन हम जिनको बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर रिवर वगैरह, उनमें 1% से कम नमक होता है, ये ठीक है। दूसरा, पूरी दुनिया में जितना भी सरफेस फ्रेश वाटर है उसका 90% लेक और रिजर्वायर में है। ये सरफेस फ्रेश वाटर क्या होता है? देखो, एक तो होता है सैलाइन वाटर जो समुद्रों में है,
ज्यादातर तो वही है। फ्रेश वाटर दुनिया में सिर्फ 2.5% से भी कम है, 2.4% के आसपास। और इसमें भी फ्रेश वाटर में ज्यादातर जो है वो जमा हुआ है, यानी बर्फ के रूप में, हिमनद ग्लेशियर के रूप में। सरफेस फ्रेश वाटर मतलब वो जो हमें अवेलेबल रहता है वो भी इसमें कौन कौन सा पानी नहीं आएगा सरफेस फ्रेश वाटर में? एक तो इसमें जमीन के नीचे जो भूजल होता है वो नहीं आएगा, ग्राउंड वाटर नहीं आएगा। और दूसरा इसके अंदर जो जमा हुआ पानी है, यानी कि हमारे जो ध्रुवों पे जमा है, फ्रेश वाटर ही है वो भी, लेकिन हम यूज तो नहीं कर सकते उसे, तो अंटार्कटिका वगैरह में जो है वो सब नहीं आएगा। तो उसके अलावा जो बचता है 90%, यानी जो एक्चुअल में हमें अवेलेबल है सरफेस फ्रेश वाटर, उसका 90% लेक्स और रिजर्वोयर में है। ये ठीक है, दोनों ठीक है। ये आंसर है, बोथ आर करेक्ट। यहां पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हो एनसीईआरटी में कि इसमें लिखा है कि जो दुनिया है हमारी उसमें 5 मिलियन 50 लाख झीलें हैं और मोर देन 90% ऑफ द अवेलेबल सरफेस फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन लेक एंड रिजर्वोयर। और फ्रेश वाटर जो लाइफ जोन होते हैं, यानी वो एरिया धरती के जहां पे जीवन है और जहां पे साफ पानी है, उसमें 1% से कम नमक होता है। आर्ट एंड कल्चर के बिना तो हमारा कोई वीडियो पूरा होता ही नहीं। इनमें से कौन सा म्यूजिक है जो जब बच्चा पैदा होता है तो बजाया जाता है? मैं रिपीट करता हूं, इनमें से कौन सा म्यूजिक है जो किसी बच्चा पैदा होने के समय, जो एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा एक शुभ ओकेजन होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, उस पर बजाया जाता है? सबसे पहला सोहर, ये बिहार में बजाया जाता है सोहर। टिकिर, नियोग या डोलू कुनीता? डोलू कुनीता है कर्नाटक का। इनमें से कौन सा है? एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। तो इनमें आंसर है ओनली ए सोहर। जो बिहार में जो रहते हैं वो जानते होंगे, सोहर वो संगीत है जो बच्चा पैदा होने के बाद बजाया जाता है। और यहाँ पे ये पूरी टेबल है नितिन सिंघानिया किताब में, जिन्होंने नहीं खरीदी अब तक वो सोए रहे, वो फिर आर्ट एंड कल्चर आप खत्म नहीं कर पाओगे बाद में, अभी से खत्म करो उसे। तो सोहर बिहार का है, इसे चाइल्ड बर्थ के टाइम, और बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं कौन से किस किस ओकेजन पे बजाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है और आज ये मैप का आसान सवाल है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये बताओ ये क्या है? ये देखो, ये इसके जो ईस्ट में है तुर्कमेनिस्तान, इसके वेस्ट में है अजरबैजान। इससे आसान सवाल मैं आपको दे नहीं सकता। ये क्या है? ये जो पानी का जो ये बॉडी है, वाटर बॉडी, ये कौन सा है? सो ये है कैस्पियन सी। यहां पे आप देख सकते हो डायग्राम में तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, और ये है कैस्पियन सी। इसमें मैंने जानबूझ के जो रशिया वाला पार्ट है वो हटा दिया था जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ।